जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। रजब भट्ट के हवाले से एक बड़ी अपडेट आपके साथ डिस्कस करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। रजब भट्ट के हवाले से एक बड़ी अपडेट आपके साथ डिस्कस करनी है क्योंकि कल जो है उनको डिपोर्ट किया गया था। कल उन्होंने अपनी हिफाजती ज़मानत दायर की थी और कल ही जो है अदालत ने जो पुलिस को मना कर दिया था, NCCI को मना कर दिया था कि आपने इसे गिरफ़्तार नहीं करना। आज वो अदालत के रूबरू पेश हुए, किस तरह पेश हुए, क्या बातचीत हुई और आज ऑर्डर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जानते हैं। जिस हमारे साथ हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर तला कुरैशी साहब मौजूद हैं। तला भाई, पहले तो बड़ा शुक्रिया। तला भाई, मुझे बताइएगा रजब भट्ट इस पर भी कि वही मुकदमात हैं जो डकी के ऊपर हैं? नहीं, रजब भट्ट के ऊपर जो मुकदमात हैं उनकी नोयत थोड़ी सी डिफरेंट है। बड़े हसास नोयत के वो मुकदमात हैं। रजब भट्ट ने बीच में कुछ पंगे ऐसे लिए हैं ना दानिस्तगी में कह लें, क्योंकि वो मामला इस तरह का है कि मैं उसके ऊपर ज़्यादा लबकुशाई नहीं करना चाहूँगा। वो 295C के मुकदमात हैं। बहुत सारे लोग जो नहीं जानते कि 295C क्या है, सिर्फ उनके लिए मैं इतना ही बताता चलूँ कि ये तौहीन मज़हब के मुकदमात हैं। सही ख़त्म नहीं हो गए? नहीं, अभी भी कराची के अंदर जो है वो 295 की एक रजब भट्ट के ख़िलाफ़ FIR जो है वो मौजूद है और उसी के अंदर ही जो है वो उसको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिस टाइम पर वो अपनी प्रोटेक्टिव बेल के लिए पेश हुआ तो उसको ये अहकामात जारी किए गए कि उसने पहले जो है वो जाना है अब कराची, और कराची के अंदर उसने अपना ये जो 295 वाला मुकदमा है इसका सामना करना है। उधर वहाँ पे उसने अदालत के अंदर पेश होना है। यकीनी तौर के ऊपर वहाँ पर वो अबूरी ज़मानत जो है उसके लिए अप्लाई करेंगे। और ये जो मामला जो इस टाइम पर हम देख रहे हैं ये नातिक इतना सिंपल नहीं है जितना देखने में लग रहा है। अब अगर रजब के हवाले से बात की जाए तो उसके ऊपर तो वो वाला सिमिलर मुकदमा नहीं है, लेकिन जो उसके साथ जो दूसरी शख्सियत वापस आई है नानी वाला के ऊपर वही मुकदमा है जो कि डकी के ऊपर भी था। नानी वाला भी उन्हीं पीका की दफात के तहत ही NCCI ने उसके ऊपर FIR दी हुई है जो कि डकी के खिलाफ थी। डकी को इस केस से जैसे ज़मानत मिल गई है तो नानी वाला के लिए थोड़ी सी राह जो है वो हमवार हो गई है कि जैसा प्रेसिडेंट सेट हुआ डकी वाले केस के अंदर कि उसको ज़मानत जो है वो मिल गई और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जैसे जस्टिस साहब ने जो डकी को रिलीफ दे दिया तो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया, जिसकी वजह से ये एक्सपेक्टेड है कि नानी वाला भी वो थोड़ा सा उस रिलीफ का फ़ायदा उठा जाएगा उसी प्रेसिडेंट की बुनियाद के ऊपर। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं रजब भट्ट के केस को, तो रजब भट्ट का केस जो है जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि वो ज़रा थोड़ा सा हसास नोयत का मामला है, तो रजब भट्ट को थोड़े से पापड़ जो हैं वो ज़्यादा बेलने पड़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि एक चीज़ होती है कि एक बंदे से एक जुर्म हुआ, उसने उसके बाद उसकी माफ़ी मांगी और उसके बाद वो उससे बाज आ गया। रजब भट्ट के ने जो, मैं ये लफ्ज़ यहाँ पे शायद मुनासिब नहीं है कि ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर इस्तेमाल करूँ, तो मैं थोड़ा सा इसको सेंसर करके जो है ना वो मैं पेश करता हूँ कि रजब भट्ट ने जो शौ फनकारियाँ की हैं सिर्फ व्यूअरशिप के चक्कर के अंदर और जिस तरह से, तो उसमें उसने उन हसास चीज़ों को छेड़ा है जिसको छेड़ना बनता नहीं है। बहैसियत मुसलमान, बतौर मुसलमान, हम लोगों को ये जो बड़ी जो थिन सी लाइन है, हमें इसके नज़दीक भी नहीं जाना चाहिए कि कहीं गलती से भी इस पर पैर ना आ जाए। तो रजब भट्ट ने वो गलती की, उस पर माफ़ी मांगी एक दफ़ा, फिर दोबारा वो गलती दोहराई, फिर उस पर माफ़ी मांगी और फिर दोबारा उसने वो गलती की जिसके ऊपर उस पर कराची में FIR हुई। 2 दफ़ा वो माफ़ी मांग चुका है और दोनों दफ़ा जो उसने माफ़ी मांगी है, उलमा कराम के आगे भी उसने माफ़ी मांगी है, वो दोनों ही मज़हब से रिलेटेड मुकदमात थे, तौहीन मज़हब के वो मुकदमात थे। ये जो कराची के अंदर FIR है ये भी तौहीन मज़हब की FIR है, 295 की FIR है, जिसके अंदर उसने वहाँ पे कराची जाना है और कराची जाके उसने अपनी ये वाली FIR का मुकाबला करना है। अच्छा, मुझे तलबा ये भी बताइएगा, आप तौहीन मज़हब के हवाले से भी FIR के बता रहे हैं, गैम्बलिंग प्रमोशन की भी कोई इस पर FIR है? अच्छा, मेरी नाकिस राय के मुताबिक रजब भट्ट के ऊपर गैम्बलिंग प्रमोशन की एक इंक्वायरी है और नानी वाला की अगर बात की जाए तो नानी वाला के ऊपर उसकी FIR है। ठीक है। नानी वाला जो है वो उन्हीं सेक्शंस के अंदर ही उसके ऊपर जो है वो FIR दी गई है जिन सेक्शंस के अंदर जो है वो डकी भाई के ऊपर FIR थी। सेम वही तकरीबन जो है वो मामला है, उसी तरह से गैम्बलिंग ऐप्स की प्रमोशन का मामला है। ये जो केसेस हैं, जैसे हमारी पहले भी गुफ्तगू हुई, कैमरे से हट के भी हमारी जब बात हो रही थी तो मैं आपको यही बता रहा था कि ये थोड़े से बड़े अहम नोयत के केसेस हैं, क्योंकि अभी ये जो इन केसेस के फ़ैसले होंगे, जो इनके ऊपर जज साहिबान, जो फाजिल जज साहिबान अपनी जजमेंट्स देंगे, वो कुछ ऐसे प्रेसिडेंट सेट होंगे जिनकी बुनियाद के ऊपर और बहुत सारे लोगों के भी जो केसेस हैं उनके फ़ैसले इनकी बुनियाद के ऊपर होंगे। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ? ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने देखा कि लाहौर के अंदर, जैसे जिस शहर के अंदर हम रहते हैं, इस शहर में बहुत बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे जिसके ऊपर बड़े बड़े माया नाज क्रिकेटर्स की तस्वीरें थी और वो प्रमोट किस चीज़ को कर रहे थे, वो भी इन्हीं गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहे थे।
डकी के खिलाफ NCCIA ने जो है वो ये मुकदमा खोला, नानीवाला के ऊपर वो FIR दी। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, इनको बहुत ज़्यादा लोग देखते थे, तो मेरा ख्याल है इनसे कहीं ज़्यादा फॉलोइंग जो है वो उन क्रिकेटर्स की है जिनके वो बड़े बड़े बिलबोर्ड जो हैं वो इस लाहौर शहर के अंदर हमने लगे देखे। इसके अलावा भी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर वो बिलबोर्ड लगे, उनके खिलाफ अभी तक ये ऐसा कोई एक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, मैं इस चीज़ को समझने अच्छा तलत भाई, मुझे ये भी बताइएगा कि आज उसको अदालत के रूबरू पेश किया गया, पेश तो नहीं किया, खुद आया, वो किस तरह आया, क्या सूरत हाल थी और ऑर्डर क्या हुआ, ये बताइएगा ज़रा। अच्छा, बड़ी ना एक मज़ेदार सी सूरत हाल है कि ये वो अदली हैं जहाँ पर हमने देखा है कि साबिक वज़राए आज़म हो, साबिक वज़राए आला हों या फिर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हों, उनकी गाड़ी जो है वो आता है अदालत के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। उनको उनकी गाड़ी जो है वो बाहर ही रुकवाई जाती है, उनको वहाँ से पैदल जो है वो आता है अदालत में दाखिल होना होता है और उसके बाद वहाँ पे जो है वो कोर्ट रूम जाना होता है उन्होंने। इन दोनों के मामले के अंदर, नानीवाला के मामले में और रजब भट्ट के अंदर आज जो प्रोटोकॉल देखने में आया है वो समझ से कुछ बाहर है। बगैर नंबर प्लेट की शाहाना क्रूज़र के ऊपर ये लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में दाखिल होते हैं और वहाँ पर जाके ये अपनी पेशी भुगतता है। बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी अंदर आ रही है, और गाड़ी अंदर भी आ रही है हाई कोर्ट के अंदर। कैसे पॉसिबल है सर ये हुआ है? क्यों? ये रीज़न क्या है वो इस टाइम पर आपके जो व्यूअर्स हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर साथ देख सकते हैं कि गाड़ी जो है वो बगैर नंबर प्लेट के शाहाना क्रूज़र जो है वो आता है अदालत के अंदर, जहाज़ी साइज़ की गाड़ी दाखिल होती है। हाँ, अब लेकिन इस चीज़ के ऊपर जहाँ तक जो मेरी सेंस काम करती है कि यकीनी तौर के ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुकाम है, जो वहाँ की जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, वो यकीनन इस बात का नोटिस लेंगे कि ये गाड़ी जो है वो एंटर कैसे हुई, इसकी एंट्री किसने करवाई, फिर एक अप्लाइड फॉर गाड़ी की एंट्री जो है वो किस तरह से हो सकती है। क्योंकि जब भी किसी अहाता अदालत के अंदर किसी को ऐसा कोई ना कोई जो है वो रिलीफ देना हो या कोई अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसिस जो है उनकी गाड़ी को अंदर आना ही हो, तो उसका बाकायदा उसका नंबर, उसकी ऑनरशिप किसकी है, उसका ID कार्ड नंबर क्या है, ये सारा कुछ नोट होता है। ये गाड़ी का ना नंबर प्लेट थी, ये गाड़ी एंटर हो गई, इसी के ऊपर ही जो है वो गाड़ी के ऊपर वो अंदर आए। तो अब ये किसने जो है वो इनके ऊपर ये मेहरबानी की, किसने सर ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मेरा ख्याल है वक्त ही देगा। क्योंकि पहले डकी वाले केस के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने जो है वो बड़ा सारा मफरूज़ा बनाया था, लेकिन जो फिर डकी ने बाहर आके जवाब दिया उसके बाद बहुत सारे लोगों की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो सवाल कर सके कि किसने डकी को रिलीफ दिलवाया। ठीक है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि ये भी एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब जो है वो वक्त ही देगा। और बहुत सारे लोग, मैं यहाँ पे एक आपके प्लेटफॉर्म से ये भी चीज़ क्लियर करता चलूँ कि बहुत सारे लोग एक मफरूज़े के ऊपर और भी बिलीव कर रहे हैं कि डकी का केस, नानीवाला का केस और रजब भट्ट का केस ये इंटरलिंक्ड है। मेरी नाकिस राय के मुताबिक ये इंटरलिंक्ड नहीं है। ठीक है। ये टाइमलाइन के ऊपर कोइंसिडेंटली इस तरह से सेट होके आके बैठे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे टाइमलाइन के ऊपर सेट हो गए हैं कि उस साथ ही आगे पीछे वाक़यात होने की वजह से बहुत सारे दोस्त हमारे जो है वो इनको इंटरलिंक कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसे इंटरलिंक्ड वाक़यात नहीं है और ये डिफरेंट वाक़यात हैं एक दूसरे से और डिफरेंट मामलात हैं। हर बंदे ने अपना अपना जो है वो जवाबदेही करनी है अदालत के अंदर जाके। जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो दो साहिबान आए हैं, रजब भट्ट उसके ऊपर 295 का मुकदमा है और जो नानी वाला है उसके ऊपर जो है ये पीका वाला मुकदमा है, तो दोनों की नोयत बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। मुझे तला ये भी बताइएगा, रजब भट्ट की ज़मानत जो है प्रोटेक्टिव बेल मंजूर हुई है, कितने मुचल्कों की एवज़ उसकी ज़मानत मंजूर हुई है? अच्छा, ये मुझे चीज़ देखनी पड़ेगी, कंफर्म करनी पड़ेगी। 20,000 मुचल्कों की एवज़ की ज़मानत 20,000 आप जैसे बता रहे हैं तो यकीनन तौर के ऊपर यही होगा, लेकिन मुझे ये 20,000, मुझे सिर्फ इतनी डिटेल इस बारे में पता है कि 10 रोज़ के लिए जो है वो ज़मानत मंजूर की गई है। साथ ही जो है वो ये कंडीशनल ज़मानत है। इसके अंदर अहकामात ये जारी किए गए हैं कि इन 10 दिनों के अंदर इन्होंने जहाँ पे इनके ये मुकदमात हैं वहाँ पर मुतलका अदलिया के अंदर इन्होंने पेश होना है और अपने मुकदमात का सामना करना है। ठीक है। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हैं कि इन पे कराची में भी मुकदमा है, अब ये कराची भी जाएंगे और एक इन पे इंक्वायरी लाहौर में भी है, तो ये लाहौर से भी जो है ये प्री अरेस्ट बेल लेंगे। जहाँ जहाँ गाजरें खाई हैं वहाँ वहाँ पेट में दर्द होगा। ठीक है। चाहे वो लाहौर की हदूद हो या चाहे वो कराची की हदूद हो, ये पेट में दर्द होगा, चाहे वो लाहौर हो या कराची हो। अच्छा सर, अभी मुझे आप बता रहे हैं कि हसास नौयत के इस पे मुकदमात हैं 295 सी, लेकिन डकी भाई ने सिर्फ गैमलिंग ऐप की प्रमोशन की, सिर्फ प्रमोशन की, और बेचारा 3 महीने वो जेल के अंदर रह के आया। अगर ये देखें इस पे इतने हसास नौयत के मुकदमात हैं, ये तो आगे वक्त ही साबित करेगा ये मुकदमात सही साबित होते हैं या गलत साबित होते हैं। क्या लगता है, इसको भी 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने जेल की सलाखों के पीछे हम देख सकते हैं या इसको बड़ा रिलीफ मिल जाएगा? नातिक, ये जो आपने सवाल किया है ना, देखें ये इतना हसास मामला है, इतनी हसास नौयत का मामला है, इसके ऊपर मैं सिर्फ इतना सा कमेंट करना चाहूँगा कि अल्लाह पाक हर एक को हिदायत दे। आमीन आमीन। हम हर एक बंदे को एक सही रास्ते के ऊपर चलाए और ऐसी कोई भी चीज़ जो कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाए, हमें तमाम को उससे कई 100 फुट दूर रखें। आमीन। क्योंकि ये एक ऐसी थिन लाइन है जिसको क्रॉस करने का ना तो आपका मुआशरा इजाज़त देता है, ना आपका मज़हब आपको इजाज़त देता है।
बहुत सारी जैसे चीज़ें हैं जो कि कहा यह जाता है, यानी कि हमारा जो मज़हब इस्लाम जो है वो अमन का जो है वो गवारा है, अमन का दर्स देता है। लेकिन उसके साथ ही साथ शरीयत आपके ऊपर ऐसी ऐसी पाबंदियां भी लगाती है कि जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्तियां भी आ जाती हैं। तो मेरा तो यही ख्याल है कि हमें कोई भी ऐसी जो चीज़ है, जो मजहबी मामला है, इसके ऊपर अगर हम आलम फाजल नहीं हो, अगर हमने अहादीस की कुतुब का मुतालिया नहीं किया हुआ, अगर हमने कुरान को प्रॉपरली समझ के नहीं पढ़ा हुआ, अगर हमने कुरान पाक को जो उसका तमाम तर्जमे से तफसीर समेत उसको नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं तो समझता हूँ कि ना तो ऐसी चीज़ के ऊपर कमेंट करना चाहिए, बल्कि हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम अहादीस की और कुरान पाक का सही से मुतालिया कर सकें और जो वो अहकामात हैं उसकी रोशनी के अंदर जो है वो अपनी ज़िंदगी उसके मुताबिक ढाल चलें, हमारे साथ तलहा कुरैशी साहब जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं वो मौजूद थे। अब जो रजब भट्ट हैं उनको अदालत ने प्रोटेक्टिव बेल दे दी है, यानी कि 10 दिन के अंदर आपने मुतलका अदालत से रुजू करना है, वहाँ से आप अपनी प्री अरेस्ट बेल करवा सकते हैं और अदालत जो है, जो अदारे हैं इस दौरान रजब भट्ट को गिरफ्तार नहीं करेंगे। इस केस में क्या अपडेट होती है आपको बताते रहेंगे। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मेज़बान नातिक रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।